हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आप लोग सिविल इंजीनियरिंग से अगर हो बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रहे हो तो उसके सब्जेक्ट वाइज बैचेस और जेईई गेट के के बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है हमारे पास। आप यूट्यूब पे आप प्ले स्टोर पर एओसी ऐप डाउनलोड करके पूरी डिटेल ले सकते हो। इसके अलावा नॉन टेक्निकल में रीजनिंग और जीएस दोनों आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एंड हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग 70-80% कंप्लीट कर चुके हो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज जो स्टार्ट हो रही है वो पॉलिटी कर रहे हैं, जिसपे हम आज फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, जिसके कुल भाग 22 हैं। वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे। उसके बाद टोटल अगर मैं आर्टिकल अनुच्छेद की बात करूं तो वो 375 375 है। और इनमें टाइम टाइम से संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। कोई नई चीज लानी है, किसी नई चीज के लिए रूल बनाना है, या पुराने जो भी हैं उनकी ही साथ सब एडिंग जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पार्ट वन की। पार्ट वन बात करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब हमारा पूरा इंडिया। तो इंडिया को हम बात डिनोट करते हैं चार रीजन्स में, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट को। ठीक है, तो सिमिलरली पार्ट वन जो है, भाग एक जो है, उसमें 4 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल तो इंडिया के नाम ही है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ होगा। और उसमें कौन कौन सी सीमाएं इंक्लूड की जाएंगी, सम्मिलित की जाएंगी, उसके बारे में। तो पहला इसमें राज्य आएंगे, दूसरा यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा अर्जित किए गए क्षेत्र इसमें इंक्लूडेड होंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 2, यानी कि अनुच्छेद 2, जिसमें लिखा गया है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर इंडिया अपनी बाउंड्री से बाहर, मतलब विदेशी जो राज्य हैं, विदेशी देश हैं, सॉरी विदेशी देश तो नहीं होगा, विदेशी जो राज्य होंगे उनको अगर अपने में मिलाना चाह रहा है तो आर्टिकल 2 के तहत मिला लेगा। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट 1975 के अंडर सिक्किम को इंडिया में मिलाया था। तो यहाँ पर बात होगी इंडिया के आउटसाइड बाउंड्री की। आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें तो ऑल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है। अब आर्टिकल 3 बात करेगा इंडिया के विद इन बाउंड्रीज की। अगर ऑलरेडी जो इंडिया का पार्ट है उसमें किसी एरिया को चेंज करना है, जैसे कि आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना को अलग किया था, तो वो ऑल्टरेशन इन एरिया था। ऑल्टरेशन इन बाउंड्रीज और ऑल्टरेशन इन नेम्स या चेंजेस इन नेम, किसी भी राज्य का नाम बदलना है, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। ठीक है, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 को करने के लिए पार्लियामेंट यानी कि संसद को राष्ट्रपति की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल 4 बोलता है। उसके बाद पार्ट 2 की बात करते हैं, जो कि बताता है कि सिटीजनशिप। अब इंडिया में आप एंटर हो गए हो, इंडिया की जो बाउंड्री थी आपको पता लग गई है कितनी है, इंडिया में कौन कौन से कैसे कैसे स्टेट्स को एड ऑन होना है। ठीक है, उनको निकलना कैसे है, सॉरी स्टेट्स निकल नहीं सकते, अलग हो सकते हैं विद इन इंडिया ओनली। अगर किसी राज्य को एक राज्य से मिला के निकाल के दूसरे राज्य में मिलाना है वो हो सकता है, लेकिन आप इंडिया से खुद को कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से अलग नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिया को अखंड भारत बोला गया है। ठीक है, पार्ट 2 आता है सिटीजनशिप। अब आप भारत के सिटीजन कब बनोगे, सीधा सा है, जो आपको सिंपल लैंग्वेज में याद करना है। देखो, हम डिटेल में इतना नहीं पढ़ रहे हैं पॉलिटी को, हम इतना पढ़ रहे हैं कि हमें चीजों की समझ आ जाए और हमसे एग्जाम का हर एक क्वेश्चन निकल जाए। तो आर्टिकल 5 में जो भी इंसान भारत में जन्मा या फिर उसके पेरेंट्स भारत में जन्मे, तो वो हो जाएंगे, उनको मिल जाएगी भारत की नागरिकता। उसके बाद आर्टिकल 6 और 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जिस टाइम पर आजादी हुई उस टाइम के हैं कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए और भारत से जो लोग पाकिस्तान गए, उन लोगों की नागरिकता के लिए भारत में क्या प्रावधान दिए गए थे, तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। सीधा बात करते हैं आर्टिकल 8 की। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, भारतीय उद्भव के वो व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे थे, उनके लिए नागरिकता। अब पीछे आजादी के टाइम पर ये भी सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग सीक्वेंस मत ब्रेक करो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। तो आर्टिकल 8 कहता है कि जो पहले हमने पीछे हिस्ट्री में अगर एंशियंट इंडिया पढ़ा था तो उसमें था
कि भारत के मजदूरों को बाहर मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता था, जिनको गिरमिटिया मजदूर बोलते थे। तो उनको भी हक है कि वो आजादी के बाद वापस आ सकते हैं। तो ये भी एक आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आएगा वो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूंगी। दूसरा है आर्टिकल 9, पर्सन वॉलेंटरीली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन, जो खुद की इच्छा से अपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेते हैं, उनको फिर यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। जो भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हो तो यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 क्या कहता है? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जितने आपको अधिकार मिले हैं वो आपको मिलेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ, नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है लेकिन किसी की भी नागरिकता को खत्म नहीं कर सकती। पार्ट 3 पढ़ते हैं जिस जो फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है स्टेट को, क्योंकि आप आगे आगे जो जितने भी आर्टिकल पढ़ोगे ना उसमें ये आएगा कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता। तो राज्य क्या है? कोई भी संस्था जो भारतीय संस्कार के नियंत्रण में हो, एनी लोकल और अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये होगा स्टेट। उसके बाद है कि आर्टिकल 13 कह रहे हैं कि डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों में ना तो कमी की जा सकती है, ना उसको उनसे वंचित रखा जा सकता। तो इसके लिए अगर ऐसा होता है तो उसके लिए भी हमने अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी हैं आर्टिकल 32 में, वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। तो आर्टिकल जो मेन मेन है, जो हमारे टोटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 है। पहले 7 थे, आर्टिकल 31 को हटाया गया है जिसको कि संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट्स में डाला हुआ था, लेकिन अब उसको हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है, जो पार्ट 12 में है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स आपके और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे कानून संबंधी बातें उसमें। तो पहला चलते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। इसमें 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल, इसमें इसको याद कैसे करना है? हर किसी पर्सन को इक्वल रखा गया है। तो इक्वल में 5 लेटर आते हैं, तो इसमें भी 5 ही आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, हमें फ्री रहने का अधिकार है। तो फ्री में भी 4 लेटर हैं, 19, 20, 21, 22, 4 ही इसमें आर्टिकल है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 और 24। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हिंदू सॉरी जितने भी धर्म है हम 4 से मेजरली डिनोट करते हैं उनको, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो 25, 26, 27 और 28, 4 आर्टिकल रहेंगे इसमें। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधी अधिकार, 29 और 30। शिक्षा और संस्कृति 2 वर्ड है यहाँ पर, तो 29 और 30 2। आर्टिकल 31 को रिमूव किया गया है जो राइट टू प्रॉपर्टी था। अब आता है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 आप कुछ भी कह सकते हो, जिसमें कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारिकता का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 32 कॉल्ड फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ ऑल राइट्स, इसको सोल भी बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है ये। ठीक है। तो पहले चलते हैं राइट टू इक्वलिटी की तरफ, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक 4 पढ़े थे हमने। अब ये चारों आर्टिकल क्या कह रहे हैं कि पहला है कि कानून के समक्ष समानता और संरक्षण का अधिकार हर व्यक्ति को होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कह रहा है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। द स्टेट शेल नॉट discriminate on the basis of religion, race, caste,
सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद आता है सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं। पब्लिक प्लेसेस पर आप किसी भी पर्सन से इन ग्राउंड्स पर, इन 5 बेसिस पर किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। स्त्रियां बच्चों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं होता ना, देखो आर्टिकल ने बोला कि सब बराबर हैं। आप 7 साल के बच्चे, 27 साल के जवान और 70 साल के बुजुर्ग को इक्वल कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो कुछ एक इक्वालिटीज की गई हैं जो करनी जरूरी है। ठीक है, तो उन बेसिस पर जैसे कि संरक्षण, आरक्षण भी दिए गए हैं। अगला जो है पार्ट 4, आर्टिकल आर्टिकल 15 का जो पार्ट 4 है वो ये कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से SC ST के लिए प्रावधान किए जाना भी इक्वालिटी माना जाएगा, क्योंकि ये उस टाइम संविधान जब बना उस वक्त जो निम्न स्तर के लोगों की कंडीशंस थी उनको देखते हुए बनाया गया था। उनके साथ जो भेदभाव होते थे, इसीलिए उनको आगे आरक्षण दे दिया ताकि उनको इक्वली सारी सुविधाएं मिल सके। उसके बाद उस शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण दिया गया है। तो ये भी इक्वल जस्टिफिएबल इनइक्वालिटी है, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, ये जरूरी भी है। आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपको सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेंगे हर एक वर्ग के व्यक्ति को। इन अब पहले हमने 5 पढ़े थे, अब ये 7 हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान, इनके बेसिस पर आपसे किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। नौकरी के आप सबको समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 17 जो कि एग्जाम का फेवरेट आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक ना एक आता ही आता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है ये, कि किसी को भी अछूत अछूत नहीं होता है, सब बराबर है। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले राजा, महाराजा, सुल्तान, बादशाह ये सब उपाधियां दे दी जाती थी, लेकिन अब ये उपाधियां सिर्फ 2 तरीके से वैलिड है, एकेडमिक और डिफेंस की। एकेडमिक में आप अगर इंजीनियर हो तो ER लगाते हो आप अपने नाम के आगे। आप डॉक्टर हो, डॉक्टर लगाते हो। आपने अगर CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की है तो आप CA लगाते हो। CS की है, कंपनी सेक्रेटरी की है, तो उस नाम के आगे CS लगाते हो। तो एकेडमिक आप टाइटल्स लगा सकते हो, इसके अलावा नहीं। दूसरा डिफेंस टाइटल्स हो सकते हैं, आप कैप्टन, कर्नल, मेजर, ये डिफेंस टाइटल्स होते हैं, तो ये आप ले सकते हो। इसके अलावा कोई टाइटल, कोई बादशाह नहीं होगा। आज के टाइम में आपने देखा किसी को बादशाह बनते हुए, किसी को सुल्तान बनते हुए, अब वो टाइटल्स खत्म कर दिए गए। आर्टिकल 19 राइट टू स्पीक। अब ये आता है हमारा राइट टू फ्रीडम का, जिसमें फ्री किया था हमने सबको। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। ठीक है, तो 19 बोल रहा है कि आपको बोलने का हक है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्री। आप एक चीज पहले समझो कि अगर आपके ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत बड़े, बहुत कुछ करवा सकते हैं आपसे, लेकिन ये वहीं तक ही वैलिड है जहां तक दूसरे पर्सन का फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार ब्रीच ना हो, उसके अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, अब अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो गांधी जी की तरह सत्य और हिंसा पर चलोगे तो ये सारे राइट्स आपके लिए हैं। अगर थोड़ा बहुत भी हिंसक हुए, जैसे गांधी युग में हमने पढ़ा कि उनकी जो अहिंसा तरीके से हिंसा बीच में हुई आंदोलनों में, जैसे चोरी चोरा कांड हुआ, अगर वहां कोई हिंसा आ गई तो फिर कानून बैठा है। आप सुप्रीम, कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपने अधिकार के लिए न्याय मांग सकता है। तो सिर्फ उतना यूज करो जितना दूसरे को हानि ना हो। तो राइट टू स्पीक, अगर आप अच्छा किसी के लिए बोल रहे हो तो बोल सकते हो, लेकिन अगर आप वही गलत बोल रहे हो तो उसकी आजादी कानून आपको नहीं दे रहा। तो बोलने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक मीटिंग, सम्मेलन आप कर सकते हो। आप शांतिपूर्वक कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो, किसी भी बात पे, किसी धार्मिक प्रचार के लिए कुछ भी कर सकते हो, वो आपको आजादी है। फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने की आजादी है। आपको फ्रीली कहीं भी आने जाने की आजादी है। मूव फ्रीली, रिजाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आपको भारत के किसी भी पार्ट में रहने की आजादी है। प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी व्यापार करने की आजादी है। पहले क्या होता था, जब राजा महाराजाओं के टाइम पे या उससे भी पहले, हमने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा कि सुनार का बेटा सुनार बनेगा और व्यापारी का बेटा व्यापारी बनेगा। अब ऐसा नहीं है, आप किसी भी चीज में अगर एक्सपर्ट हो तो आप वही काम कर सकते हो।
ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अगर कोई आपने दोष किया है और वो साबित हो गया तो उसके काम उसके संबंध में भी आपको संरक्षण मिलेगा। आपने कोई ऑफेंस किया, आपको कोर्ट ने सजा दे दी, एक अपराध के लिए एक ही बार आपको दंडित किया जा सकता है। जो कानून पहले बने हुए थे उसी के हिसाब से ही आपको सजा दी जाएगी। ये नहीं कि आपने कुछ किया आपको अलग से एक कानून बना के सजा दी जा रही है। जिस समय उल्लंघन किया उसी समय की सजा, एक अपराध के लिए एक ही सजा, और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या जीने का अधिकार है। राइट टू प्रिवेसी, राइट टू हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ का आपको अधिकार है। उसके अलावा इसमें एक अमेंडमेंट से एक क्लॉज जोड़ा गया है 21A, क्या कहता है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार है भारत में। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर आपकी गिरफ्तारी या आपको हिरासत में लिया गया तो उस टाइम भी आपके पास हक है कि आप अपना वकील अपॉइंट कर सकते हो। आपको हक है कि आप पूछो कि क्या किस वजह से आपको अरेस्ट किया गया है, तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। तो आर्टिकल 22 ये कहता है आपको ये गिरफ्तारी से संरक्षण मिल रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 23 बात करता है, अब हम आर्टिकल 23 में पहुंच गए हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखो, अगर आप किसी को अपने राइट ऑफ फ्रीडम के तहत आप बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो, तो सामने वाले का राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ब्रीच हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने तक ही सीमित रहो, दूसरों को मत तंग करो। तो प्रोहिबिशन, अब एक्सप्लॉयटेशन का राइट क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यवहार, गुलामी, बेगार प्रथा या वुमेन के साथ, औरतों के साथ दुर्व्यवहार प्रोहिबिटेड है। फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम प्रतिरोध है, बच्चों से आप मजदूरी नहीं करा सकते, 14 साल के बच्चों से। उसके बाद आर्टिकल 25 अब आता है, जो हमारा किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता थी, तो रिलीजन का, आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हो। 4 रिलीजन थे, ऐसे ही 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, तो आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपके पास है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक संस्था बनाने की स्वतंत्रता, आप धार्मिक कोई भी काम कर सकते हो, आपको भजन संध्या करानी है, आपको कुछ भी कराना है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 27 फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में छूट। करो, अगर आपने कोई डोनेशन दी है तो उस पर कर नहीं लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट वहां पर टैक्स नहीं लगाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 28 का कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स। देखो, हम स्कूल जाते थे, एक प्रेयर होती थी, ठीक है, हम सभी बच्चे हैं, गायत्री मंत्र भी पढ़ाते थे हमें, तो वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। इसीलिए अगर आप मुस्लिम जो स्कूल्स होते हैं उनमें जाओगे तो वहां पर नमाज पढ़ाना भी सिखाते हैं, तो बच्चों को बताया जाता है अपने धर्म के बारे में, वो कर सकते हो। लेकिन कुछ एक जगहें हैं, सर्टेन इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आप ये सब नहीं कर सकते, जैसे मिलिट्री स्कूल, जहां पर बच्चों को शुरू से ही उनकी भारत माता, अपने देश की रक्षा या भाईचारे के बारे में बताया जाता है, या जो जितने भी ट्रेनिंग दी जाती हैं फौजियों को, तो वहां अगर धर्म लेकर आओगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो कुछ एक इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप धर्म संबंधी प्रचार नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ भी करो, आपको आजादी। ठीक है, इसके अलावा अब ये चारों हमने आर्टिकल 28 तक पढ़ लिया है, ये चारों रिलीजियस वाले हो गए। अब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो 29 और 30 में है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण। अब सेम बात करता है कि शिक्षा के लिए जो आर्टिकल 21A को जोड़ा था कि हर किसी को एजुकेशन का राइट है, इसके अलावा अपनी संस्कृति को बनाए रखने का सबको अधिकार है। ठीक है, फिर चलते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 भी यही कह रहा है कि माइनॉरिटीज को शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।
वो अपनी एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो कि रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44वें संशोधन के अंतर्गत 1978 में इसको लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A पार्ट 12, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको हम लीगल राइट्स में पढ़ेंगे, लेकिन एक पता होना चाहिए कि किस संशोधन के अंतर्गत हटाया है। इसके बाद आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपके अधिकारों का हनन किया जाता है तो आपको हक है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हो और अपने अधिकारों के लिए न्याय मांग सकते हो। अब एक स्टेटमेंट दी है बी आर अम्बेडकर ने, कहा है एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी, इट इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हार्ट ऑफ इट। ये आर्टिकल 32 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद नहीं है, जिसके बिना फंडामेंटल राइट्स नहीं पॉसिबल हो सकते अगर आप सीधे सीधे चल रहे हो। लेकिन अगर कोई ब्रीच कर भी रहा है आपके राइट्स को, तो फिर क्या करोगे? चुपचाप बैठ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, अर्जी लगाओगे, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। और इस आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको मैग्ना कार्टा बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं जो हमें मिलने ही मिलने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी जो हर एक सिटीजन को करना चाहिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।